हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सिलेक्शन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की भावी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा शुरू की गई इस सीरीज़ में आज मैं आपको मूल अधिकार के बारे में बताऊंगा। और परीक्षा में लगभग इस चैप्टर से प्रश्न आना तय है, तो इसलिए इस चैप्टर को आप गहनता से अध्ययन करिएगा। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो कि व्यक्ति के जीवन जीने के लिए अति आवश्यक होते हैं। इसीलिए संविधान में इन्हें अंकित करके इन्हें संवैधानिक बना दिया गया है ताकि कोई भी सरकार इन अधिकारों का हनन न कर सके। इनका कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से ये प्रेरित हैं और इसे भारतीय संविधान के भाग 3 में जगह दी गई है और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक के विस्तृत हैं। संविधान निर्माण जब 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारतीय संविधान की रचना करने के लिए अलग अलग समितियां बना करके उनको भिन्न भिन्न जिम्मेदारी दे दी गई थी, जिसमें मूल अधिकार की बनाने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता वाली समिति को दी गई थी और इसकी एक उप समिति भी थी जिसके अध्यक्ष श्री जेपी कृपलानी जी थे। इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर संविधान के भाग 3 में मूलाधिकार संबंधी उपबंध किए गए। सबसे पहले भाग 3 में आता है, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित करने का भरसक प्रयास किया गया है। संविधान जहां मूल अधिकारों का उल्लेख करता है, वहीं उसने इन अधिकारों के प्रयोग की सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। अर्थात कहने का ये है, संविधान जहां हमें ये अधिकार देता है कि हम अपने मूल अधिकारों के प्रति मूल अधिकारों से सुरक्षित हैं या मूल अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, वहीं उसने उस पर एक सीमा भी अंकित कर दी है कि हम अपने मूल अधिकारों का वहीं तक ही प्रयोग कर सकते हैं जहां तक कि हम किसी के दूसरे के मूल अधिकारों का हनन न कर रहे हों। संविधान राज्य को लोक हित में नागरिकों के मूल अधिकारों पर युक्त निर्बंधन लगाने की शक्ति प्रदान करता है। अर्थात कहने का ये है कि यदि संविधान हमें जहाँ मूल अधिकारों के तहत सुरक्षा देता है, वहीं उसने राज्य को एक सुरक्षा दे रखी है कि जिसके तहत जब कोई आपदा विपदा आ जाए तो सरकार या संसद उन अधिकारों पर एक युक्त निर्बंधन लगा सकती है। जैसे कि अभी कोविड के टाइम पे हुआ था और लॉकडाउन लगा के सब लोग घर में बैठे थे, तो ये भी एक संविधान के मौलिक अधिकारों का युक्त निर्बंधन ही है। मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लीजिएगा क्योंकि प्रश्न पूछता है कि मौलिक अधिकार संशोधनीय हैं या नहीं है, तो मौलिक अधिकार संशोधनीय हैं। एवं राष्ट्रीय आपातकाल जो कि आर्टिकल 352 के तहत आता है के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो कि आर्टिकल 20 और 21 के तहत है कि अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। यानी कि जो आर्टिकल 20 और 21 हैं, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा 352 के आर्टिकल के तहत, तब ही अन्य सारे मौलिक अधिकार हमारे स्थगित किए जाएंगे, सिवाय जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो कि आर्टिकल 20 और 21 के तहत आता है। आगे देख लेते हैं। मूल अधिकारों में 7 मौलिक अधिकार थे। जब यानी कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, यानी कि जब संविधान की रचना की गई तब इसमें कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44th अमेंडमेंट जो कि 1978 में किया गया था, यानी संशोधन जो 44वां था, उसके द्वारा संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था जो कि आर्टिकल 31 के तहत आता था, उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसको आर्टिकल 301 के तहत रख दिया गया। तो ये हमने मौलिक अधिकार के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानी। अब हम देखते हैं मौलिक अधिकार में को किन किन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है समता या समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22 तक में दे रखे हैं। शोषण के अधिकार हमारे जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 23 से 24 तक के। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हमें दिए गए आर्टिकल 29 से 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 सबसे महत्वपूर्ण है सभी मौलिक अधिकारों में, क्योंकि सारे मौलिक अधिकारों का जो गार्जियन है सुप्रीम कोर्ट, वो आर्टिकल 32 के तहत ही गार्जियन की इसको दर्जा प्राप्त हुआ है। तो सभी अधिकारों का
ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द में निम्नलिखित को अंकित किया जाता है। यानी कि अनुच्छेद 12 में केवल राज्य के बारे में बताया कि राज्य किसको कहा जाता है। सबसे पहले भारत सरकार है, संसद है, राज्य सरकारें हैं, राज्यों के विधानमंडल है, स्थानीय प्राधिकारी हैं या अन्य प्राधिकारी, ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। या इसको एक इजी लैंग्वेज में बता दूं मैं कि कोई भी जैसे जो राज्य जो भी किसी व्यक्ति को नौकरी देता है या उसके नियमावली बनाता है वो राज्य के भीतर ही आता है। ये भी यानी कोई भी व्यक्ति या कोई भी संघ वगैरह आपका मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता। अगर छीनता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ में अर्जी दे सकते हैं। आर्टिकल 13 देखते हैं हम। इसके तहत संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस मूल अधिकारों से आप असंगत हैं। अर्थात कहने का ये है कि आर्टिकल 13 में ये बात लिखी गई है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ाद होने से पहले जो हमारे जो नियम कानून जो संविधान में लिखे गए थे उस समय के, तो उसमें जो बातें लिखी गई हैं, जो वर्तमान में जो मूल अधिकार बनाए गए हैं, अगर वे बातें हमारे मूल अधिकारों का, वर्तमान के जो मूल अधिकार हैं उनका हनन करती हैं तो वे उस सीमा तक के खंडित हो जाएंगे या शून्य हो जाएंगे जिस सीमा तक के वो हमारे मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं। आगे देखते हैं, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। ऐसी बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अर्थात कहने का है कि राज्य को भी ऐसा अधिकार नहीं है कि वो कोई ऐसा कानून या नियम बना दे जो कि हमारे मूल अधिकारों पर प्रभावित करता हो या उसको छीनता हो या उसको न्यून करता हो। अगर वो ऐसा करते हैं तो वे उस सीमा तक के यानी कि पूरा कानून नहीं आपका शून्य होगा, बल्कि वो उस सीमा तक के शून्य हो जाएगा जहाँ से वो हमारे मूल अधिकारों को छीनना शुरू करता है या मूल अधिकारों को अफेक्ट करता है। आगे देखते हैं, आर्टिकल 13 मूल अधिकारों का आधार स्तंभ है जिसके कारण न्यायालयों को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी कहा जाता है। यह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति हमारी अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ये बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अब हम देख लेते हैं समता का अधिकार, यानी कि समस्त जो है राज्य के या संविधान के जो सभी समान हैं उसे समता का अधिकार कहा जाता है। तो यह आता है आर्टिकल 14 में। राज्य भारत के राज्य क्षेत्रों में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण जो कि से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समता हमारा कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया ब्रिटिश संविधान से। और विधियों का सबको समान संरक्षण प्राप्त होगा, ये किसको कहाँ से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से। यानी कि जो भी कानून है सबके लिए एक समान है और उस कानून से सभी को समान रूप से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये बात याद रखिए कि विधि के समक्ष समता ये आपका ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है और विधियों का सबको समान संरक्षण ये अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए इस पर अपने नज़र बनाए रखिएगा। आर्टिकल 14 में आगे लिखा है कि आर्टिकल 14 को न केवल नागरिकों अपितु सभी प्रकार के व्यक्तियों पर लागू किया गया है। सभी प्रकार के व्यक्ति क्या, जो कि देश के हैं, विदेश के हैं, जो कि संघ हैं या आर्टिफिशियल व्यक्ति जैसे कंपनी वगैरह, सब पर लागू है आर्टिकल 14। आगे देखते हैं, आर्टिकल 15 देखते हैं। आर्टिकल 15 में लिखा है कि राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिक से कोई भी भेद नहीं करेगा। अर्थात कहने का भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति इस आधार पर राज्य सरकार उससे विभेद नहीं करेगी कि उसका धर्म अलग है या मूल वंश अलग है या जाति अलग है या लिंग अलग है। तो इस प्रकार पर राज्य कभी भी किसी से विभेद नहीं करेगा। अगर आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 कहता है कि कोई भी नागरिक धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, मनोरंजन के स्थान, राज्य निधि से पोषित कुओं, तालाबों आदि के उपयोग के संबंध में किसी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। अर्थात कि जो भी देश का संपत्ति है या जो भी दुकानें हैं वगैरह हैं, भोजनालय हैं, होटल, रेस्टोरेंट हैं या कुएँ हैं, उनसे किसी भी व्यक्ति को मतलब कि आप वहाँ पे मना नहीं कर सकते उसका प्रयोग करने से। आर्टिकल 15 का 3 देख लेते हैं। कोई भी बात राज्य को स्त्री, बालक के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। पहले कहा गया कि राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आधार के
पर नागरिकों से भेद नहीं करेगी। लेकिन वहीं पे एक अपवाद स्वरूप आर्टिकल 15 का 3 आता है, जहाँ पे ये बात भी लिखी हुई है कि राज्य को स्त्री बालक के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यानी कि राज्य चाहे तो बालकों और स्त्रियों के लिए विशेष कानून बना सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बालक और स्त्री जो है वो समाज में काफ़ी दबे हुए हैं और उनका ऊपर स्तर पर लाने के लिए उनके लिए ऐसा करना जरूरी है, अति आवश्यक है। इसी के आधार पर ही महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया गया था। आर्टिकल 15 का 4 क्लॉज देख लेते हैं कि संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा आर्टिकल 15 में खंड 4 जोड़ा गया। कब पहले संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, याद रखिएगा, कब? 1951 द्वारा। कोई भी बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या SC/ST यानी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। जैसा कि पहले आर्टिकल में कहा गया था कि राज्य किसी भी आधार पर लोगों से, नागरिकों से भेद नहीं करेगा, और आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 इसका, यानी 15 क्लॉज इसका 3 और 4 इसका एक अपवाद स्वरूप आप कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे कहता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अन्य जो नागरिक हैं जो कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उनके लिए विशेष उपबंध राज्य कर सकता है, और ऐसा आवश्यक भी है और किया भी जाना चाहिए। आगे देखते हैं, यह अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, ये किसी भी विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। अब हम अनुच्छेद 16 देख लेते हैं, जो कि कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। यानी कि राज्य के अधीन जो भी आपके पद खाली हैं या नौकरियां हैं या जो भी पद हैं, उनके लिए सभी व्यक्ति जो हैं वो समान रूप से अधिकारी होंगे। आर्टिकल इसका 16 का क्लॉज 2 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर राज्य के अधीन सेवा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 का 3 देख लेते हैं, संसद को ऐसी विधि बनाकर किसी राज्य के निवासियों के लिए कुछ सेवाओं को आरक्षित करने की शक्ति है। यानी कि संसद चाहे तो ऐसा कर सकती है कि कुछ सेवाएं जो कि राज्य के नागरिकों के लिए ही बना दे कि वहाँ पे केवल राज्य के नागरिक ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसका क्लॉज 4 देख लेते हैं, जो कहता है कि राज्य को समाज में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य की सेवा में आरक्षण की व्यवस्था है। जो भी आजकल आप आरक्षण देखते हैं, SC/ST, OBC या EWS या अन्य जो आरक्षण हैं, वो आपके मूल अधिकारियों के तहत ही लोगों को प्रदान किए जाते हैं। इसका अगला देख लेते हैं कि अग्रनियन के नियम को मान्यता देता है। यानी कि जो भी अग्रनियन जैसे कि आपका जो सीनियरिटी बेसिस पे होता है, उसको मुझे मान्यता देता है। अनुच्छेद 17 देख लेते हैं। अनुच्छेद 17 सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो वो किया गया है 17। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। राज्य, सेना या शिक्षा के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। समझे आप इस बात को कि राज्य मतलब कोई और उपाधि नहीं, जैसे पहले टाइटल होते थे जमींदार हैं, चौधरी हैं या राय है, राय साहब हैं, राय ज़्यादा हैं, तो आप इन उपाधियों का आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। राज्य केवल अब जो उपाधि दे सकता है वो कौन सी दे सकता है, जैसे सेना है, कर्नल हैं या मेजर हैं, या शिक्षा है जैसे डॉक्टर हैं, तो इसकी उपाधि अब लोग प्रयोग कर सकते हैं, राज्य द्वारा प्रदान की जा सकती हैं। यदि कोई नागरिक चाहे कि दूसरे देश से कोई उपाधि ले ले तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। राज्य के अधीन यदि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है तो बिना दूसरे मतलब कि राष्ट्रपति की सहमति से कोई भी उपाधि नहीं धारण करेगा। अर्थात जो भी दूसरे देश से जो उसको मान लो कोई टाइटल मिल रहा है या कोई उपाधि दी जा रही है, तो बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से या पूर्व राष्ट्रपति की सहमति के बिना उस दूसरे देश से कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। अब हम आर्टिकल 19 देख लेते हैं, जो कि सभी बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं और उनमें आर्टिकल 19 सबसे महत्वपूर्ण में से एक है, क्योंकि इसमें से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसे स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर रखा गया है, क्योंकि इस आर्टिकल के तहत हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है देश विदेश में घूमने की आदि की, तो इसी के तहत प्राप्त है। देखते हैं इस अनुच्छेद में हमें 6 अधिकार दिए गए हैं।
कौन कौन से? पहला, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि हम अपने विचार या अपनी जो मान्यता है उसको सामने रख सकते हैं, उसके लिए हमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, हम पे कोई भी दायित्व या निबंधन नहीं किया जाएगा। दूसरा, शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता, यानी कि हम जो आप देखते हैं लोग धरना प्रदर्शन करते हैं आदि गैदरिंग वगैरह करते हैं, तो हम शांतिपूर्वक कर सकते हैं बिना किसी उपद्रव के। ये हमारा मौलिक अधिकार है। तीसरा, संगठन या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि हम अपना चाहे तो कोई भी संगठन बना सकते हैं, उसकी भी हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या सिक्किम से लेकर गुजरात तक कहीं भी व्यक्ति आ जा सकता है। ये कहाँ से हमें आज़ादी मिली? तो हमें वो मिली थी आर्टिकल 19 के तहत। अगला देख लेते हैं, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है। पहले तो ये हमें जम्मू कश्मीर में नहीं थे, लेकिन जब से वो वहाँ का नियम कानून बदले हैं तब से हमें जम्मू कश्मीर में भी निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आगे देखते हैं, अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई भी कारोबार करने की स्वतंत्रता है। कोई भी कारोबार करने की स्वतंत्रता है, परंतु वे कारोबार जो कि वैधानिक हैं और सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, यानी कि उन पर कोई भी गैर कानूनी नहीं है कारोबार। अब ऐसा नहीं कि आप चोरी करने लग जाएँ, डकैती डालने लग जाएँ, तो ये कारोबार की संज्ञा नहीं होगी। कारोबार वही है जो कि लीगल है या कानूनी रूप से मान्य है। आर्टिकल 20 देख लेते हैं, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, पहला कहता है। दूसरा कहता है दोहरे दंड एवं अभियोजन से संरक्षण। तीसरा, आत्म अभिशंसन से संरक्षण। अर्थात कहने का क्या है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाता है या बंदी होता है तो उसको दोहरा दंड, यानी कि किसी भी व्यक्ति को एक ही मतलब कि कार्य के लिए दोहरा दंड, 2 बार से 3 बार मतलब से दंड नहीं दिया सकता है, ठीक है, और ना ही उसको मजबूर किया जा सकता है कि अपने खिलाफ गवाही दो। अब आगे देख लेते हैं, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि जो उसके जो जीवन के जो राइट्स हैं, यानी कि जीवन जीने के लिए जो उसको प्राण है या चाहिए, वायु चाहिए, या उसकी जो दैहिक स्वतंत्रता, उसको केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित कर सकते हैं और उसके अलावा नहीं कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि ऐसे नहीं किसी भी प्रकार की जेल में डाल दिया, उसके लिए आपके प्रॉपर कानून या गाइडलाइंस का फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही कर सकते हैं। अगला देखते हैं, न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अधिकारों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई, जैसे कि एकांतता का अधिकार, यानी कि हम चाहें तो कहीं भी एकांत रूप से बैठ सकते हैं, यानी इसमें कोई भी हमारे अड़चन नहीं लगा सकता कि मतलब ये गैर कानूनी है। जीविकोपार्जन का अधिकार है, यानी कि हम अपनी जीविका कमा सकते हैं। शिक्षा पाने का अधिकार है, आर्टिकल 21 का है, उसमें शिक्षा का भी अधिकार दे रखा है कि शिक्षा को भी मौलिक अधिकार में डाल दिया गया कि शिक्षा सरकार नहीं मिल रही तो आप सरकार से कह सकते हैं कि मुझे शिक्षा प्रदान कीजिए। निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, हमें दे रखा है। कोई कोई व्यक्ति गरीब होते हैं, नहीं कर सकते हैं वकील, तो उनको स्टेट प्रोवाइड करता है वकील। निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार बता दिया, वो स्वीकृत हो गया। चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, आजकल देखते हैं आप 1 रुपये में पर्चा बनता है सरकारी हॉस्पिटल में, आपको डॉक्टर दिखता है, तो ये किसके तहत है? आर्टिकल 21 के तहत है। आर्टिकल 21 में ही एक क्लॉज है, आर्टिकल 21A या 21 का, जिसमें बताया गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। ये हमारा एक मौलिक अधिकार है जिसके तहत सरकार को ये मतलब कि अनिवार्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के आयु जो बालक हैं उनके लिए शिक्षा का प्रबंध करें। और ये कब से लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से ये लागू भी हो गया। आगे देखते हैं, आर्टिकल 22 देखते हैं। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं। जैसे कि हिरासत में लेने का कारण उसको बताना पड़ेगा किसी भी व्यक्ति को, अगर ऐसा नहीं कर रहा है कोई भी व्यक्ति तो वो गैरकानूनी है। दूसरी बात, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। अर्थात कहने का ये है कि जैसे मान लो आप जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या जो अधिकारी हैं उनके समक्ष अगर प्रस्तुत करना और रास्ते में जाम लगा 5-6 घंटे का या 2 घंटे का जाम लग गया सपोज़ करो, तो उसको उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे आपके 24 गिरफ्तारी के समय में। तीसरा देखते हैं, अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है आपको। ऐसा नहीं कोई आपको बाध्य करेगा राज्य की नहीं आपको पर्टिकुलर वकील से ही सलाह लेनी है, आप अपने मन के वकील से सलाह ले सकते हैं।
आर्टिकल 22 का संरक्षण सामान्यतः सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। आर्टिकल 22 के अधीन गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की स्वतंत्रता शत्रु देश के व्यक्तियों को और निवारक निरोध अधिनियम के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। यानी कि कोई शत्रु देश का व्यक्ति है या किसी भी व्यक्ति को जो कि सरकार की नज़रों में कि मतलब कि अगर सरकार को लगता है कि इसको बंद करना आवश्यक है, अगर नहीं करेंगे तो देश में उपद्रव हो सकता है या अन्य कारण से उसको गिरफ्तार करना ज़रूरी है, तो ये उनके लिए नहीं है। उन पर सरकार युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकती है। दोस्तों, आज हम अपने फंडामेंटल राइट्स को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हम इतना ही रखें क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है और वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको कोई आवश्यक जानकारी चाहिए या कोई अगर मेरे से त्रुटि हो गई हो और उसके संबंध में आप कोई जानकारी चाहते हैं या अन्य कोई जानकारी है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको उत्तर अवश्य दूँगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।